आर्मी और एयरफोर्स के लिए कुछ यहाँ पर जगह स्पेशल रिजर्व रखनी चाहिए। विकल्प को ऐसी आपातकालीन कोई स्थिति आ जाए तो आर्मी एयरफोर्स को सूरतगढ़ में अगर कोई कैंप करना पड़े तो उसके लिए जगह कहाँ है। 2 नंबर बात एक और है, कृषि भूमि को जिसके अंदर उन्होंने बफर जोन घोषित कर दिया, डिमार्केशन से बाहर कर दिया, लेकिन जो जस्ट चिपती जो कॉलोनियां कटी हुई है, मैं आरोप नहीं लगाना चाह रहा कि मिली भगत से हुआ है, लेकिन उसके अंदर हमारे साथ भेदभाव किया गया है कि हमारे पड़ोस की जमीन को तो इन्होंने कॉमर्शियल और रेजिडेंस मान लिया है। 35 के पर्टिकुलर एक लगभग ये मानो 100 बीघा के एरिया को, क्योंकि उसमें ऑलरेडी कॉलोनाइजर बैठे थे भेदभावपूर्ण तरीके से, और पास वाली जमीन को उन्होंने सुविधा क्षेत्र मान लिया गया। ये भी इसके अंदर खामी है। जो सूरतगढ़ शहर में प्रस्तावित मास्टर प्लान जो अभी सरकार ने प्रस्तावित किया है, उसको आने वाले 20 सालों के लिए सूरतगढ़ शहर का डेवलपमेंट, सूरतगढ़ शहर का विकास किस तरह से हो, इसके मद्देनज़र उसको बनाया गया है। उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी है, जैसे दूर दराज तक जो ग्रामीण क्षेत्र थे उनको मास्टर प्लान में ले लिया गया। आने वाले भविष्य में अगर वहाँ पे किसी की एग्रीकल्चर ज़मीन है, अगर उसको अगर वो कन्वर्ट करवा के ग्राम किसान बेचना चाहेगा तो बेचेगा, तो किसान की उसमें आय हो। कुछ और सरकारी ऑफिसों के लिए आने वाले भविष्य में मान लो सूरतगढ़ जिला बनता है, तो उसके मद्देनज़र रखते हुए कुछ जगह सरकार ने इस मास्टर प्लान में निर्धारित की है कि आने वाले समय में सरकारी ऑफिस कहाँ बनेंगे और किस तरह बनेंगे। पर कुछ इसमें मास्टर प्लान में त्रुटियाँ भी रहेगी, जैसे कि सूरतगढ़ बहुत ही सेंसिटिव जगह है आर्मी और एयरफोर्स के लिए। आर्मी और एयरफोर्स के लिए कुछ यहाँ पर जगह स्पेशल रिजर्व रखनी चाहिए। विकल्प को ऐसी आपातकालीन कोई स्थिति आ जाए तो आर्मी एयरफोर्स को सूरतगढ़ में अगर कोई कैंप करना पड़े तो उसके लिए जगह कहाँ है। नंबर 2, सूरतगढ़ शहर में अनमानगढ़ बाईपास के साथ साथ जो बिल्कुल चिपकती ज़मीनें हैं उसको सरकारी ज़मीन के लिए आरक्षित कर दिया गया, जबकि लोगों की खातेदारी ज़मीनें हैं। उसमें जो शहर के बिल्कुल नज़दीक है उसमें रेजिडेंशियल एरिया प्रपोज होना चाहिए, ताकि शहर के बिल्कुल नज़दीक है, चिपकती ज़मीनें हैं और उनका विकास भी बहुत बेहतरीन तरीके से हो सकता है। और ऑफिसेज जो सरकार की खुद की ज़मीनें हैं, जो खाली ज़मीन सूरतगढ़ में पड़ी है, उसमें सरकारी ऑफिस को प्रपोज करना चाहिए, ना कि किसी किसान की खातेदारी ज़मीन में करे। इसमें खातेदारी ज़मीन में करते हैं तो किसान को भारी नुकसान होता है, क्योंकि जो मुआवजा मिलता है वो DLC पे मिलता है, जो कि बहुत ही कम होता है। तो मेरा तो यही कहना है मास्टर प्लान बनाने वाले लोगों से, क्योंकि आपने सूरतगढ़ की जो धरातल पे ज़रूरत है उसको मद्देनज़र नहीं रखते हुए आपने दूर बैठ के इसको बनाया है। आप इसको मास्टर प्लान को रिवाइज करें और इस चीज़ को ध्यान रखें। सूरतगढ़ धरातल पर आप लोग आएँ, थोड़ी लोगों की राय लें और सूरतगढ़ में जो जो कमियाँ रहेगी आपके इस मास्टर प्लान पे, हम ये नहीं कहते कि जो जो चीज़ें रहेगी उसको आपने शामिल कर ली उसको हटाइए, नहीं, जो आपने कुछ गलत का शामिल किया उसको दुरुस्त करें। और जो खातेदारी ज़मीन है लोगों की उसको आप रेजिडेंस आवास एरिया में दिखाकर, जो सरकारी भूमि है यहाँ पे हज़ारों बीघा सरकारी भूमि खाली पड़ी है, आप उसके अंदर सरकारी ऑफिस प्रपोज करें, जिससे किसान का नुकसान ना हो, शहर का सर्वांगीण विकास हो और आने वाले 20 वर्षों में शहर एक अच्छी स्थिति के अंदर आए। आपसे मेरा निवेदन है कि मास्टर प्लान बनाने से एक बार दुरुस्ती करने से पहले आप सूरतगढ़ शहर में एक आखिर यहाँ के लोगों के साथ बैठ के उनसे चर्चा करके फिर इसको रिवाइज करें। मैं मास्टर प्लान अभी उन्होंने ड्राफ्ट जो तैयार किया है सन 2047 तक का, तो उसमें सबसे बड़ी जो हम एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं और हमारी ज़मीन शहर की बिल्कुल सटी हुई चक 35 PBN जो अपने राधा स्वामी डेरे के बिल्कुल नज़दीक है, वहीं से प्रारंभ हो जाती है। और इसमें पहले से जो नालीबेट गगर फ्लड का एरिया है वो 6 बीघा निकाश सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के अनुसार है। उसमें भी चैलेंज हुआ, उसको 3 बीघा कर दिया गया, लेकिन लागू नहीं हुआ। अपने एट प्रेजेंट उसको 6 बीघा मान रहे हैं उसको गगर फ्लड के एरिया को। तो इसमें एक तकनीकी खामी इस मास्टर प्लान में ये रही है, जानबूझ के की गई है, प्रायोजित की गई है। मैं एक आरोप नहीं लगाना चाहता, मैं जब ये कहना चाह रहा हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 6 बीघा नालीबेट गगर फ्लड का डिमार्केशन एरिया कर दिया है, उसके अंदर जो गजट नोटिफिकेशन है उसके अंदर बाकायदा जो हमारे किले हैं, जो बिगे हैं, वो उसके अंदर दिए गए हैं, ये गगर फ्लड में आएंगे। लेकिन अब जो इन्होंने प्लान जारी किया है, चक 35 PBN, चक 36 और 37 PBN की लगभग 60 से 70 मुरबा ज़मीन है, उसको इन्होंने जो गगर फ्लड से बाहर एरिया की उसको पैराफेरी में मान लिया है। जबकि नियमानुसार शहर के बिल्कुल नज़दीक
100 मीटर की दूरी पर इन्हीं रिलायंस का इतना बड़ा बायोगैस का प्लांट वहाँ बन रहा है, शहर में कॉलोनियाँ कट गई है, कॉलोनी के जस्ट चिपती हमारी ज़मीन है उसको भी पेरा फ्री मान लिया गया है। सबसे बड़ी जो तकनीकी खामी मैं ये मानता हूँ कि जब गग्गर फ्लड का एरिया 6 बीघा निकास दे दिया है, इन्होंने बफर जोन मानते हुए उस जमीन 6 बीघा के अलावा भी 3-3, 4-4 बीघा तक किसानों के खेत के अंदर आकर उन्होंने इसको गग्गर फ्लड का एरिया घोषित कर दिया है, जो बिल्कुल रूप से गलत है और हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। इसमें जो आपत्ति है वो भी लगा रहे हैं और हम इसका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक इसको लेके जाएंगे। 2 नंबर बात एक और है, कृषि भूमि को जिसके अंदर उन्होंने बफर जोन घोषित कर दिया, डिमार्केशन से बाहर कर दिया, लेकिन जो जस्ट चिपती जो कॉलोनियाँ कटी हुई है, मैं आरोप नहीं लगाना चाह रहा कि मिली भगत से हुआ है, लेकिन उसके अंदर हमारे साथ भेदभाव किया गया है कि हमारे पड़ोस की ज़मीन को तो इन्होंने कॉमर्शियल और रेजिडेंस मान लिया है, SC 35 के पर्टिकुलर एक लगभग ये मानो 100 बीघा के एरिया को, क्योंकि उसमें ऑलरेडी कॉलोनाइजर बैठे थे भेदभावपूर्ण तरीके से, और पास वाली ज़मीन को इन्होंने सुविधा क्षेत्र मान लिया गया। ये भी इसके अंदर खामियाँ हैं, तो हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, आपत्ति लगाएंगे, हाई कोर्ट तक जाएंगे और ये इस रूलिंग के अनुसार इसको ड्राफ्ट जो तैयार किया है सन 47 का, इसको लागू कर दे। बस यही हमारी बात है, आप ऊपर तक ये बात पहुंचाएं।